हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सीखने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अमन आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। एसएससी सीजीएल मेंस 2021 के जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे उन्हें हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में अब तक आपको पार्ट 2 मिल चुके हैं इस वीडियो के नाम पर, ठीक है। और ये जो पेपर था ये 2021 का था, लेकिन 8 अगस्त 2022 को हुआ था ये पेपर, ठीक है। एक ही शिफ्ट में हुआ था, एक ही पेपर, एक ही शिफ्ट में हुआ था एक पेपर, और दूसरा जो सेकंड पेपर है इसका इंग्लिश का हुआ था, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको मैथ्स कंटिन्यू करा रहा हूँ, तो आज हम एक और नए वीडियो सेशन के साथ मिले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो सेशन को पसंद करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कोई सजेशन नहीं देंगे या कमेंट बॉक्स में कुछ हमें सजेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारा मोटिवेशन बूस्टअप नहीं होगा और मैं आपके लिए और बेहतर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये आपका एक तरीके से परसेंटेज का क्वेश्चन है और इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि इस तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन ऑफ पैटर्न है कि इस तरीके का पैटर्न भी हो सकता है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को रैंडम एग्जाम में देखेंगे और आपने उससे पहले कभी नहीं सॉल्व किया है तो आप शायद बना भी ना पाए। बस इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, कैसे देखते हैं। 3 वर्ष पहले रमन का जो वेतन है वो 45,000 रुपए है। उसके वेतन में पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष में क्रम से 10%, 1%, 20% की वृद्धि हुई और रमन की वर्तमान आयु जो है वो 83,160 रुपए है। तो ए का मान बताना है, यानी कि उसकी इनिशियल आय कितनी थी वो भी पता है, फाइनल आय यानी बढ़ने या घटने के बाद, वैसे एक्चुअल में बढ़ने की बात कर रहा है, वृद्धि की, तो बढ़ने के बाद क्या थी वो भी पता है। लेकिन 3 वर्षों में अलग अलग बढ़ी होगी, तो 2 वर्ष की दे रखी है, फर्स्ट और लास्ट वर्ष की, ठीक है, पहले और तीसरे वर्ष की, लेकिन सेकंड वर्ष की नहीं दिया, वो आपको निकालनी है। तो यहाँ लॉजिक ये है कि ये जो आपका 10% है, ठीक है, आप इसे ऐसे लिख लें, 10% पहले, फिर 20% और फिर 1%। क्या फर्क पड़ता है इससे कि हम पहले 20% बढ़ाएं, पहले 10% बढ़ाएं, फिर 20% और फिर 1%, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल में, जैसे कि आप मल्टीपल में 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6 लिखते हैं तो सेम ही आंसर आता, वैसे ही समझ लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 45,000 है, 45,000 का अगर मैं 10% बढ़ाऊं तो 110 हो जाएगा, ठीक है, और उससे आगे 20% बढ़ाऊं तो 120 हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जो जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, तो 11 0 11 पंजे 55 और 11 चौक 44 और 5 यानी 49 और 12 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 12 पंजे 60 और 12 निम्मा कितने होते हैं, 108 और 6 114 हो जाएगा, 12 चौक 48 और 11 कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा और ये 5। यानी कि 2 वर्ष में जब 10% और 20% बढ़ने के बाद उसकी जो आय थी वो 49,400 रुपए हो गई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा, क्वेश्चन में कहा है कि 3 वर्ष के बाद, ये 2 वर्ष के बाद आई, 3 वर्ष के बाद 83,160 थी, ठीक है। तो अब जो 1% बढ़ी उसे हम तीसरे वर्ष के लिए मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़ रहा है अभी भी, अगर मैं आपके 83,160 में से 49,400 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 0 6 11 में से 4 गए 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 में से 9 गए कितना आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे ये 2 आएगा, यानी कि 2 3 7 6 0 इतनी बढ़ी थी वो फाइनल ईयर में, ठीक है। किस पे बढ़ी थी, 49,400, क्योंकि 2 वर्ष बढ़ने के बाद कितना ही तो हुआ था, तो 49,400 गुणा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अगर 594 से 23 2376 को काटूंगा तो 4 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 4 बार, और ये 0, यानी कि a की वैल्यू 40% के बराबर है। तो पहले वर्ष में 10% बढ़ा है, फिर 40% और फीस फिर क्या 20%, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले हम 10% बढ़ाएंगे और 20% बढ़ाएंगे, ए को बाद के लिए रहने देंगे, जिससे यही एक लॉजिक था इस क्वेश्चन को करने का। अगर आप पहली बार इसको एग्जाम में देखेंगे तो आप ये सोचेंगे ए को मैं कैसे बढ़ाऊं, फिर आपको 100 प्लस a अपॉन 100 इस तरीके से करना पड़ेगा, जो कि इलॉजिकल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से करेंगे, पहले 10% बढ़ा लेंगे, फिर 20% और फिर बाद में 1%, जो कि वैल्यू बढ़ के आएगी उसको 83,160 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि परसेंटेज का एक अच्छा सा क्वेश्चन था, नए पैटर्न का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल के 2-3 एग्जामों में एसएससी के देखा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब तक मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, बहुत सारे क्या मैंने हर शिफ्ट में, सॉरी हर पार्ट में लिए, पार्ट 1 पार्ट 2 में, और ये लगभग आपका चौथा पांचवा क्वेश्चन होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि cos जो होता है आपका, सॉरी sin थीटा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो sin थीटा जो आपका होता है, sin थीटा इज इक्वल टू cos
थीटा cos 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि साइन cos में चेंज होता है, cosec sec में चेंज होता है और tan cot में चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस cos 50 को क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, साइन सॉरी ये आपका cos और 90 माइनस 40, क्योंकि 90 माइनस 40 तो 50 आएगा और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, यानी कि sin 40। जब मैं इस चीज के sin 40 रखूंगा तो नीचे भी कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि sin cos में चेंज होता है और जबकि दोनों के एंगल का सम 90 हो तो दोनों आपस में कट जाते हैं। देखिए sin cos में चेंज होता है, ऊपर नीचे कट जाएगा, लेकिन एंगल भी 50 और 40 90 होना चाहिए इनका सम दोनों की, यानी कि sin और cos के एंगल का जो सम है अगर वो 90 है और वो अपोजिट में है ऊपर या नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो वो कट जाएंगे। ठीक है, तो यहां से कटने के बाद एक आएगा ऐसे, देखिए cos cosec sec का अपोजिट होता है और यहाँ पे 80 है और यहाँ पे क्या है 10, तो 80 और 10 का सम कितना होगा 90, तो ये भी कट जाएगा। यहां से कटने के बाद क्या बचेगा 3 बचेगा। आगे चलते हैं, ये आपका cos 50 है और ये क्या है cosec 40, तो cosec को जब sec में चेंज करेंगे तो क्या आएगा sec और 40 यानी कि 90 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 50, तो ये आपका कट जाएगा क्योंकि sec जो होता है उसे 1/cos थीटा ले, तो 1/cos 50 लिखा जाएगा, तो cos 50 से cos 50 कट जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। 3 और 1 4 और 4 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए एग्जामिनर आपको घुमाता कैसे है। जनरली रेशियो के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एबीसीडी का रेशियो दिया होता है, एबीसीडी ई तक दिया होता है या एबीसी या एबी दिया हुआ। क्वेश्चन में कहा है बीसीडीई के वेतन में। अब जब आप इसको पहली बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ए आगे दिया हुआ है, लेकिन ए दिया ही नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी इस तरीके से एग्जामिनर कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है। देखिए बीसीडीई के वेतन कितने हैं 2:3:4:5 और 5। मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक जीरो बढ़ा लेता हूं इसमें, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कट के बराबर आ जाएगा 10 से काटेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा उनके वेतन में 20% की वृद्धि, 30%, 40%, 50%। अगर मैं 20 में 20% की वृद्धि करूंगा तो कितना आएगा 4 बढ़ेगा, या 20 का 120 निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो 12 दूनी 24, यानी कि कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं 30% की वृद्धि इसमें करूंगा सी में तो कितना आएगा यहाँ पे 13 3 39 यानी कि 39। इस तरीके से मैं कर रहा हूं, जैसे 30 है तो 30% की वृद्धि यानी कि ओवरऑल 130 हो गया, तो 130 बटे 100 2 जीरो से 2 जीरो 13 3 39। ऐसे इसमें 40% की वृद्धि यानी 140% निकालूंगा तो 14 चौका 56 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अच्छा लास्ट वाले में 50% की वृद्धि करा, अगर इसमें 50% की वृद्धि करूंगा तो इसका डायरेक्ट हम 150 निकालें या 50% निकाल के 50 का 50% निकाल के क्या होगा 25 इसमें जोड़ दें, तो या हम डायरेक्ट 150 निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो नीचे स्क्वायर कट जाएगा 15 5 75 आ जाएगा। तो ये इनकी इनिशियल है अमाउंट है रेशियो की, और ये फाइनल यानी कि वृद्धि के बाद है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना है 560, यानी कि बढ़ा हुआ वेतन तो ये है, बढ़ के जो आया 56। अगर वो ये कहता कि डी का या डी के वेतन में इतनी वृद्धि हुई यानी कि 40 से 56 हुआ तो 16 यूनिट की वृद्धि हुई, लेकिन उसने कहा बढ़ा हुआ वेतन यानी कि 56 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी 560 है इस तरीके से, और 1 यूनिट की 10। तो आपसे पूछा बीसीडीई के मूल वेतन का योग कितना होगा, तो देखिए 20 30 50 और 50 कितने 100 और 100 और 40 यानी 140, तो 140 यूनिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1400। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा आपका 1400। तो इस तरीके से रेशियो के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी है। ठीक है, जैसा कि मैं हर वीडियो के पार्ट में बोलता हूं आपको कि एग्जामिनर जो है आपसे 100 क्वेश्चन में से आपके 70 to 80 क्वेश्चन के राउंड या 75 ऑन एन एवरेज ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो बहुत इजी होते हैं। लेकिन इजी होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें टाइम टेकिंग बनाएं, उनसे टाइम सेव करके उन 25 क्वेश्चन पे इन्वेस्ट करें जो टफ क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेक्शन वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा sec a माइनस cos a के बराबर है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें ऑप्शन दिया हुआ है किसके बराबर है, मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे और हो सकता है इसको भी सॉल्व करना पड़े या इसको सॉल्व करके यही आ जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन होते हैं ये जो बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन मांगते हैं या मल्टीपल टाइम फिर आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए रिवीजन मांगते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ sec a माइनस cos a, तो हम लिखेंगे 1/cos a माइनस cos a, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन क्या आ जाएगा cos a, तो ऊपर आएगा क्या sin स्क्वायर a और नीचे आएगा cos a। मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा तो sin a अपॉन cos a लिख सकता हूं
और ऊपर एक साइन ए रह जाएगा क्योंकि क्या है साइन स्क्वायर है। तो ये वाला क्या बन जाएगा tan बन जाएगा आपका tan a और ये मल्टीप्लाई में sin a। तो बिना ऑप्शन को सॉल्व करे ऑप्शन से ही मैच कर गया, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको फर्स्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। 5 की तरफ चलते हैं। 5 आपका एक तरीके से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें आपसे एक थ्योरम पूछा। थ्योरम आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए इस तरीके से, कैसे क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस पे, लेकिन थ्योरम पूछिए। इसमें ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण एबीसी 90 डिग्री है। अगर मैं ऐसे समकोण त्रिभुज बनाता हूं और ऐसे ही बनता है जैसा कि, ठीक है, तो यहाँ पे 90 और ये A और ये B और ये C। आगे कह रहा है BD भुजा AC पर लंब है, BD, तो यानी कि BD AC के सामने इस तरीके से लंब होगा, ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है, आपसे पूछा है BD का स्क्वायर बराबर होता है, तो मैं आपको पहले डायरेक्ट थ्योरम लिख के बताता हूं कैसे। BD यानी कि जो बीच में इसका जो स्क्वायर होता है वो AD मल्टीप्लाई DC होता है। ठीक है, अब आपको अगर ये थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है एग्जाम में, ये तो बहुत ही सिंपल वे में एग्जामिनर ने आपसे पूछने की कोशिश करी है। एक्चुअल में वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा था यहाँ पे, वो आपसे ये पता करना चाह रहा था कि जब एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है तो उसमें काफी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं थ्योरम बेस्ड। अब वो जो थ्योरम होती है वो 10th 12th में आपसे प्रूफ की जाती है, लेकिन अगर वहां आपसे प्रूफ कराएगा तो एग्जाम में क्या होगा, बहुत टाइम चाहिए। लेकिन वो आपसे थ्योरम पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ कि उस थ्योरम का कंक्लूजन क्या है और उसके बेसिस पे आप उसको कैसे एग्जाम में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर क्वेश्चन में आपसे ये कह देता कि BD AC पर लंबवत है और BD का स्क्वायर बताइए, और साथ में कह देता है AD की लंबाई 9 है यहाँ पे और ये आपका DC है 4, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं 9 और 4 और 9 चौक 36 और BD का स्क्वायर है और BD का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट बनेगा और 6 छक 36 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, या फिर BD की वैल्यू दे और AD की दे DC की पूछ ले। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर आपसे बार-बार थ्योरम का इंप्लीमेंटेशन पूछता है, कैसे करेंगे आप अपनी नॉलेज को कैसे इंप्रूव करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे एग्जाम में। इस तरीके की थ्योरम के थ्रू एग्जामिनर चेकआउट करता है आपकी नॉलेज को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 13 12 दी हुई है। एक्चुअली लिखा होना ऐसा चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 12 और यहाँ पे होना चाहिए 3, 5 12 13 के अनुपात में। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। देखिए, जब मैंने आपको शायद ये वीडियो सेशन स्टार्ट करने शुरू किया था उसमें पार्ट 1 में पहला ही क्वेश्चन था आपका ट्रिग्नोमेट्री का था, उसमें मैंने जिक्र किया था ट्रिपलेट का। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट इस तरीके से, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये इस तरीके से बना के मैं A B और यहाँ पे C। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, बेस होता है। तो ये वो तीन नंबर है जिन्हें ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, हम ट्रिपलेट बोलते हैं, तो यानी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि कर्ण और लंब और आधार। ठीक है, ऐसे तीन नंबर जिनमें से एक का स्क्वायर करने पर वो बराबर हो बाकी दो के स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 169 आएगा, और जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो ये दोनों जुड़ के कितना आ रहा है, ये। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि जो तीन नंबर है वो समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट है। ठीक है, ये कंफर्म है। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे, जो भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा या फिर त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, समकोण त्रिभुज मान लीजिए, समकोण त्रिभुज साइड में रखते हैं एक तरीके से। हम पहले त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होती है कि जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी भुजा होगी, और अगर भुजा दे रखी है, भुजा सबसे बड़ी है तो उसके सामने का एंगल भी सबसे बड़ा होगा। तो 13 क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज है, और वैसे भी समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब अगर आप बेस यहाँ मान लें और परपेंडिकुलर यहाँ मान लें, इन्हें इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर फिर भी आपका सेम रहेगा। तो 13 सबसे बड़ा, 13 के सामने क्या है, बी, यानी कि एंगल तो 90 सबसे बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में। इसका एक और लॉजिक हम समझेंगे। देखिए, अगर मैं एक और समकोण त्रिभुज बना लेता हूं और ये हमेशा 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों का सम क्या बचेगा, 90 बचेगा। अगर मैं एक को 1 कर दूं तो दूसरा तभी भी क्या रहेगा, 89 रहेगा, तब भी देखो 90 ज्यादा है। और मैं दोनों को बराबर कर दूं तो 45 45 हो जाएंगे, जो कि स्टैंडर्ड समकोण त्रिभुज होता है। और अगर मैं एक को 30 कर दूं, एक को 60 कर दूं तो वो भी एक स्टैंडर्ड समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो किसी भी कीमत में समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण होता है वो 90 होता है, उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, आप ये सीधे सीधे जान लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 5 12 13 में हाइपोटेन्यूज जो है सबसे बड़ा होगा, यानी कि 13 और थर्ड हाइपोटेन्यूज के सामने हमेशा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, जो कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन जो है आपका ज्योमेट्री में सर्कल से है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम जानेंगे कि एक जो कॉर्ड होती है आपकी, जो जीवा होती है, वो आपका सेंटर पे कौन सा एंगल बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सबटेंडेड एंगल कहते हैं, ठीक है, जो आपका सेंटर पे बनाती है, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक जो कॉर्ड होती है, ठीक है, वो जो आर्क होती है, मतलब मैं आपको समझाऊंगा, देखिए कैसे। मान लीजिए ये एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, और ये जो कॉर्ड है इस तरीके से, यहां एक सेंटर है और यहां, तो इसे बोलते हैं सबटेंडेड एंगल। और ये जो इसकी जो आर्क है, इस कॉर्ड के द्वारा कट करके बनाई गई है, इस पे जो ये एंगल यहां अगर थीटा बना हुआ है तो यहां पे बनेगा आपका थीटा बाई 2, यानी कि सेंटर का आधा, ठीक है। तो आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। मैंने डायग्राम आपका पहले करा दिया क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहले आप अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व बाद में करेंगे, ठीक है। AB किसी वृत्त की एक ऐसी जीवा है जो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि AB, ठीक है, और ये आपकी 10 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है यदि वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म, ठीक है। कैसे देखेंगे? अगर व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या, ये सेंटर है, त्रिज्या कितनी होगी? 10 हो जाएगी, क्योंकि जो व्यास होता है वो 2r होता है, 2r बराबर 20, तो r बराबर कितना? 10, तो त्रिज्या कितनी होगी? 10। अब गौर से देखिए इसे, ये सेंटर OAB, ट्रायंगल OAB जो बना हुआ है वो कैसा ट्रायंगल बना हुआ है? जिसकी सारी भुजाएं समान है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है इसमें सारे एंगल इक्वल होंगे, ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, तो थीटा की जो वैल्यू आ गई 60। ये आपसे पूछा है जीवा द्वारा आंतरिक कोण, ठीक है। लेकिन अगर इसको एक तरीके से और पूछ सकता था कि जीवा द्वारा जो आर्क है AB के द्वारा परिधि पे कितना एंगल बना हुआ, तो 60 का आधा यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। तो आप याद रखेंगे हमेशा कि सर्कल की किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो बना कोण होता है उसका आधा परिधि पे बना होता है। या अगर हम दूसरा कहें कि किसी भी आर्क के द्वारा, जो सर्कल की आर्क है, जो परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बना हुआ है उसका 2 गुना सेंटर पे बना होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट? तो चलिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 60 है। अब आगे पढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन है ये? जो क्वेश्चन है आपका फिर से रेशियो का क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें रेशियो नहीं दिया हुआ, लेकिन रेशियो को फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो हम इसे बेसिक से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन कहता है कि 1250 रुपए को ABCD में विभाजित किया जाता है। B तथा D का कुल हिस्सा A तथा C के कुल हिस्से के 14/11 है, यानी कि B प्लस D का जो हिस्सा है वो आपका A प्लस C, यानी कि A प्लस C नीचे ही आ जाएगा, और इसका जो है बराबर वो 14/11 है, इस तरीके से। आगे कह रहा है D का हिस्सा A के हिस्से का 2 गुना है, सॉरी आधा है, तो D का हिस्सा A के हिस्से का आधा, यानी कि ये नीचे आ जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। आगे कह रहा है C का हिस्सा A के हिस्से का 1.2 है, ठीक है, तो ये C/A हो जाएगा, और 1.2 में से जब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यहां है कि फ्रैक्शन में A की यूनिट एक जगह 5 आ रही है और एक जगह क्या आ रही है 2, तो हम इसे बराबर करेंगे, ठीक है, इक्वल करना है, क्योंकि भाई A अपने आप में कांस्टेंट है, ठीक है, जो कांस्टेंट है तो उसकी बराबर वैल्यू होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहां पे हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12/10, यहां पे 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा D/A आपका, ये 5/10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे A प्लस C कितना दे रखा है यूनिट, 11 यूनिट, और यहां पे कितना, A की वैल्यू 12 और सॉरी C की वैल्यू 12 है और A की क्या है 10, यानी कि ये तो 22 बैठा और ये 11 ही है, यानी कि फ्रैक्शन में कट गया होगा। जैसे भिन्न का सरलतम रूप जो होता है, जैसे सिंपलीफिकेशन में पढ़ेंगे तो उसका सरलतम रूप कर दिया होगा, यानी कि ये जो होगा आपका 2 गुना होगा, यानी कि 28 और बटे 22 होगा, इस तरीके से। अगर इस तरीके से था, अब बताइए D की वैल्यू जो है आपकी कितनी है, 5 यूनिट है, क्योंकि A की हमने यहां रखी थी 10, ठीक है, और C की क्या रखी थी 12, तभी तो 22 बना था। अगर A की 5 यूनिट है यहां पे और टोटल 28 है, तो B की भैया कितनी होगी, 23 ना होगी, बस ये लग गया आपका लॉजिक, ठीक है। अब यहां पे लिख लेते हैं A B C और D। A की कितनी है आपकी 10 यूनिट है, B की कितनी है 23 है, और C की कितनी है 12, और D की कितनी है आपकी 5। तो देखिए 10, तो ये कितना हो गया आपका 33, और ये 17 यानी कि 50 यूनिट, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1250, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अब 1 यूनिट की वैल्यू तो 10 की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 250 हो जाएगी, 250, इसकी निकालेंगे तो 25 थी 75, और 25 दूनी 50 और 7 57, यानी कि 557 हो जाएगी। इसकी निकालेंगे तो 12 5 60 12 24, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 300 हो जाएगा। 5 की निकालेंगे तो 125,
यानी कि ए का जो हिस्सा 250, बी का 575, सी का 300 और कितना हो जाएगा डी का 125 और इनका टोटल लाएंगे तो 1250 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको मिल चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम मॉडिफाई करके बार बार पूछने की कोशिश करता है। देखिए अब रेशियो में नहीं दिया था, फ्रैक्शन में दे दिया, कभी रेशियो में दे देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 जो है ये आपको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे हमेशा सिंपलीफिकेशन में पूछा जाता है, सरलीकरण में। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 29.1 और 6 दिया हुआ होगा और आगे दिया हुआ ये आपका 11644, यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे 36 है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि 100 को अंडर रूट के बाहर निकालना तो क्या है, एक जीरो कम हो जाएगी। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं 0.36 को बाहर निकालूं तो क्या है 36 यानी 6 6 36 6 बाहर आएगा, लेकिन 2 डिजिट पे क्या है पॉइंट है तो 1 डिजिट पे आ जाएगा। वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि जितनी जीरो बाहर आती हैं उतना ही पॉइंट कम होके बाहर आता है। ठीक है, तो देखेंगे अब सोचने वाली बात यह है कि 29 जो 2916 किसका स्क्वायर है। अगर हम 50 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता बताइए जरा, 2500 आता है। 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आएगा। ठीक है, और बाद में यूनिट डिजिट क्या है 6, तो एक तो 4 चौक 16 करने पे आता, 8 8 64 पे नहीं आता, 7 7 6 6 36 6 6 36 करने पे भी आता है। तो मेरे हिसाब से ये लगभग आपका जो है 54 का स्क्वायर होगा। अब 2 पॉइंट पे क्या है, 2 पॉइंट पे दशमलव लगा हुआ है तो एक पे लगेंगे तो यानी कि 5.4 हो जाएगा। अच्छा, अब नीचे वाले को देखते हैं, ये 11600 क्या दिया हुआ है आपका 64 दिया हुआ है। 116 यानी कि 116 के आसपास क्या होता है 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर करते हैं 121, 121 तो ज्यादा हो गया। 110 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 110 नहीं 100 का करेंगे तो क्या आएगा 10,000 उसके आसपास होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसका 108 का स्क्वायर करूं, 108 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा 8 8 64, तो देखिए बाद में 64 आ रहा है यानी कि 108 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 108 बाहर आएगा, लेकिन पॉइंट कितना आएगा 4 है तो 2 पे लगेगा यानी कि 1.08। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 0.5 हो जाएगा क्योंकि 4 पे है तो 2 पे बाहर आएगा। यहाँ पे कितना है 2 पे तो 1 पे बाहर आएगा यानी कि 10.8 हो जाएगा। प्लस करेंगे यहाँ पे 36 है तो 6 बाहर आएगा, लेकिन ये तो 4 है तो 0.06 आएगा। यहाँ पे 36 है तो 6 बाहर आएगा और 0.6 आएगा। यहाँ पे 0.06 आएगा क्योंकि वो 4 पे है तो 2 पे बाहर आएगा। अब देखिए अगर यहां से पॉइंट हटाता हूं तो एक 10 आएगा, यहां से हटाऊंगा तो 100 ऊपर आएगा, तो फिर भी यहाँ पे 10 बच जाएगा। तो 54 दूनी 108 और 2 से काटेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। सेम ऐसे यहां से पॉइंट हटाऊंगा, यहां से हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा और 54 दूनी 108 तो ये 1/20 हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ आगे करेंगे तो ये आपको पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो 6 कट जाएगा, लेकिन नीचे एक बार फिर 10 से बचेगा तो ये कट जाएगा 6 से, तो 1/10 आ जाएगा। अब एलसीएम कितना आएगा आपका 20 आएगा। ठीक है, और 20 पंजे ये 100 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 तो 2 आएगा, ये सब जुड़ के 103/20 आ जाएगा। चाहे तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं लेकिन आंसर आपका यहाँ भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है, या तो आपको डायरेक्ट स्क्वायर पता हो या आपको यूनिट डिजिट का खेल पता हो। ठीक है, कैसे, या तो स्क्वायर पता हो या फिर यूनिट डिजिट का आपको पैटर्न पता हो कि किस तरीके से हम यूनिट डिजिट करते हैं, किसका स्क्वायर करने पर कौन सी यूनिट डिजिट आती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये पार्ट आपका 3 होगा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए sin 30 का अगर हम स्क्वायर करें तो 1/4 आएगा क्योंकि 1/2 आता है। ऐसे 3/5 है और cos 60 का वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आता है -2, और यहाँ पे sin sec 45 है जो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए 3/4 है यहाँ पे और ये 3/20 हो गया और यहाँ पे 2 दूनी 4 तो 20, 4 पंजे 20 15 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा और ये 20 चौक 80 आएगा। यहाँ पे अगर मैं 16 इसमें से घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, और जो अगर ये माइनस करूंगा तो 31/10 आंसर आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका -31/10। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।